हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। ये हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है आपके यूनिट 5 का, एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ यूनिट 5। ठीक है। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्टरी सेक्शन देखा था, और इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमने यही देखा था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया कैसे। ठीक है। हमने पूरा सिनेरियो देखा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किस तरह से स्टार्ट हुई, एंड हाउ द पिक्चर ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर केम। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन पूरा आपको पता है, और आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि ये हम बहुत ही क्विक पढ़ रहे हैं। ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल दी समरीज। ये PDF आपको मिल जाएगा, आप PDF इजली गो थ्रू करना, और होपफुली यू विल गेट गुड रिजल्ट इन योर एग्ज़ाम आफ्टर डूइंग ऑल दिस। ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे चैनल को आप सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। एटलीस्ट वीडियो आप देख के जा रहे हैं तो यू शुड लाइक इट, ओके, इफ़ यू रियली लाइक इट। चलिए शुरू करते हैं। सो की एग्रीकल्चर टर्म्स में हमने डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। स्टार्ट हम इससे कर रहे हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है, देन मॉडर्न एग्रीकल्चर, एंड देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करें तो इसका डेफिनेशन यही है कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल, local knowledge passed through generations, relying on natural inputs, cow dung, crop rotation and local crop varieties. तो जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस था, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि वो नेचुरल चीज़ों पे बेस्ड होता है बेसिकली, और जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं पर्टिकुलर एरिया के, वहाँ का किस तरह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, क्या वेदर पैटर्न है, उसके बेसिस पे वो क्रॉप ग्रो करते हैं, और वही जनरेशन्स ऑफ नॉलेज इकट्ठा होकर के एक तरह की प्रैक्टिस बनती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ठीक है। इसमें क्या होता है, बाहर से इनपुट्स बहुत कम दिए जाते हैं, मिक्स्ड तरह की क्रॉपिंग की जाती थी, यूज्ड ऑफ बुलडॉग्स, ठीक है, बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, और हैंड टूल्स का, जैसे वो आ, करते ना कुल्हाड़ी वगैरह, मतलब हैंड टूल्स का यूज़ करते हैं, गोदिंग वोदिंग का काम करते हैं। ठीक है। खेतों में तो मैनुअली काम करते हैं, और सिंचाई के लिए प्लस सॉइल मिक्सिंग के लिए वो लोग यूज़ करते हैं बुल लॉक्स का, बैलगाड़ियों का यूज़ करते हैं। ठीक है। प्रिजर्व सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत ही सेफ प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो कि बहुत ही सेफ है सॉइल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है। और ये सॉइल और बायोडाइवर्सिटी दोनों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे मैन पावर बहुत लगता है। ठीक है। एनर्जी कंजप्शन बहुत लगता है, और लार्ज स्केल एप्लीकेबिलिटी बहुत कम है। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रॉप अनाज उगाना है तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत मैन पावर लगता है। ठीक है। तो इसलिए ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से ह्यूमन कल्चर शिफ्ट हुआ, बिकॉज हमारी फूड डिमांड बढ़ती गई ओवर टाइम। तो अब हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए जिससे हम कम लेबर में, कम मैन पावर, कम लेबर में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट। नेचुरल फार्मिंग का डेफिनेशन है मेथड ऑफ फार्मिंग दैट कम्प्लीटली अवॉइड सिंथेटिक केमिकल्स। पूरी तरह से सिंथेटिक केमिकल का यूज़ नहीं होता है नेचुरल फार्मिंग में, एंड प्रमोट्स ज़ीरो बजट इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर। ठीक है। ज़ीरो बजट मतलब कोई इनपुट नहीं दिया जाता, वहाँ पे लेस इनपुट होता है, और यहाँ पे कोई बजट नहीं होता है, नेचुरली पूरी तरीके से करते हैं, कोई सिंथेटिक केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, और ये इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर होता है जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत ही सेफ है, सेफ फॉर इकोसिस्टम। ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, सुभाष पालेकर, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF फीचर। ठीक है। ये इंडिया में है की पॉइंट, इससे आई गेस एक क्वेश्चन भी आया था,
एक क्वेश्चन भी आया था, मैंने PYQs में कराया है, ठीक है। तो ये यूज़ इसमें होता है जीवामृत, बीजामित्र, माइक्रोबियल सॉल्यूशंस होते हैं जो कि पेस्ट को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मतलब इस एक तरह का नेचुरल पेस्टिसाइड इस यूज़ करता है ये। नो टाइलिंग, नो वीडिंग, ठीक है। इनहेंस सॉयल माइक्रोब्स, मतलब सॉयल माइक्रोब्स और नेचुरली न्यूट्रिएंट को इनहेंस किया जाता है। तो किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र कुछ भी यूज़ नहीं होता। पेस्टिसाइड के लिए भी ये जीवामृत और बीजामृत यूज़ करता है, तो ये आप याद रखना। तीसरा आता है आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है, अ फार्मिंग सिस्टम दैट अवॉइड सिंथेटिक इनपुट, अवॉइड करता है। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीटली पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, यूज ही नहीं करते, यहाँ पे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, GMOs इनका यूज नहीं करते, एंड फोकस ऑन नेचुरल इनपुट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। प्रैक्टिस में क्या होता है, कंपोस्टिंग की जाती है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल किया जाता है, और क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ है, सर्टिफाइड थ्रू स्टैंडर्ड्स। जो भी यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में। चौथा तरीका है मॉडर्न एग्रीकल्चर। ये इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, मतलब लार्ज स्केल एप्लीकेबिलिटी है, ज़्यादा यही इसी तरह से प्रोड्यूस किया जाता है क्रॉप। तो एन इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्म ऑफ फार्मिंग यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमाइज यील्ड। उत्पाद बढ़ाने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक इंडस्ट्रियलाइज तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें यूज़ किया जाता है बेसिकली ये आपका जो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में पढ़ा था ना, उसी तरह की टेक्निक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज़ किया जाता है, हाइब्रिड सीड्स का यूज़। हाइब्रिड सीड का जो होता है ना, वो जो वाइल्ड वैरायटी हैं और नई वैरायटीज़ हैं, न्यू वैरायटीज़, दोनों का क्रॉस करके एक हाइब्रिड वैरायटीज़ बनाते हैं और उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रॉस ब्रीड विथ हायर प्रोडक्टिविटी। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, मैकेनाइजेशन जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, हार्वेस्टर। ड्रॉबैक क्या है इसका, इसकी कमियां हमें पता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है, बहुत पॉल्यूशन होता है और हाई एनर्जी इनपुट्स भी लगते हैं, तो कॉस्टली भी बहुत पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है इस तरह के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। पांचवा है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात किया जाए तो द फेज इन एग्रीकल्चर मार्क्ड बाय द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। GMOs का यूज इंडिया में भी पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन में ही किया गया था, ठीक है, एंड दैट हैव स्पेसिफिक ट्रेट लाइक पेस्ट रेजिस्टेंस और ड्रॉट टॉलरेंस। तो बेसिकली जब भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करी जाएगी तो ये ऐसे क्रॉप्स होंगे जिनके पास स्पेशल क्वालिटीज होंगी, ठीक है। स्पेशल क्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ, आपका सिंपल सी बात है कि जब आप फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, जब आप फार्मिंग कर रहे हो तो आपको ऐसा क्रॉप वैरायटी चाहिए जो कि छोटे मोटे वेदर कंडीशन को उससे अडाप्ट कर जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन आंधी आई अचानक से, ऐसा ना हो कि आपके सारे के सारे पौधे गिर गए, ठीक है, या किसी दिन ओले पड़ गए, बारिश हो गई, तो आप नेक्स्ट डे आप एक्सपेक्ट करो कि नहीं आपके पौधों को कुछ नहीं हुआ होगा, आपके क्रॉप्स को, ठीक है। तो इसका मतलब उनके अंदर क्या है, टॉलरेंस की प्रॉपर्टी है एक्सट्रीम वेदर को फेस करने के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस या टॉलरेंस पावर उनके अंदर बेटर हो। उसके बाद पेस्ट के लिए टॉलरेंस हो गया एक, फिर उसके बाद पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो कि आसानी से कोई भी पेस्ट अटैक ना करे, कीड़े वगैरह ना लगे उस पर, ठीक है, तो पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो। प्लस उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी अच्छी हो, न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी अच्छी हो, ओके, और आपका उत्पाद भी बढ़िया हो, यील्ड भी अच्छा मिले। अगर आप जिस हिसाब से लैंड वगैरह का यूज़ करके आप उसको लगा रहे हो तो कम से कम आप एटलीस्ट 60 to 70% आप यील्ड एक्सपेक्ट करोगे, है ना।
ये सारी चीज़ें ग्रीन रिवॉल्यूशन में किया गया कि जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स का यूज़ किया गया सो दैट वी कैन फुलफिल ऑल दिस क्वालिटीज़, स्पेसिफिक ट्रेड, पेस्ट रेजिस्टेंट, ड्राउट टोलरेंस, ठीक है, कि कम पानी देना पड़े ऐसा। तो कुछ एग्जाम्पल है आपके जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के, वो है बीटी कॉटन का, ठीक है। और इसके अंदर जीन इंसर्शन किया गया था एक रेजिस्टेंट बॉल वॉर्म का, जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। बीटी कॉटन का बी कम्स फ्रॉम बैसिलस का B1, दैट इज जीनस का बी, और thuringiensis स्पीशीज का टी, बीटी कॉटन, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि रिड्यूस्ड पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करना पड़ा इसमें, क्योंकि ये पेस्ट रेजिस्टेंट क्वालिटी इसके अंदर डेवलप थी। उत्पाद बढ़ गया, हायर यील्ड हो गया। तो ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि बीटी कॉटन के लिए तो चलो ये ठीक है, कॉटन का हम फूड कंजप्शन नहीं करते हैं, लेकिन फूड सेफ्टी की बात जब आती है कि अगर आप फूड प्रोडक्ट्स में, क्रॉप्स में ऐसे यूज़ कर रहे हो तो वो कितना सेफ है, तो एक कंसर्न वो है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, की जो ओरिजिनल डाइवर्सिटी है उस प्लांट की, ओवर द टाइम वो कम हो जाएगा अगर आप ऐसे GMOs लेकर आओगे, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स लेकर आओगे। तो फार्मर का डिपेंडेंसी बढ़ जाता है सीड की कंपनीज पे, मतलब वो अपने ओरिजिनल सीड्स या वाइल्ड वैरायटी के सीड्स अब वो नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनीज को अल्टीमेटली यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कुछ निगेटिव कंसर्न्स भी हैं ग्रीन जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें हम तो ऐसा फार्मिंग करने का तरीका दैट मीट्स करेंट फूड नीड्स, अभी की जो फूड की डिमांड है उसको भी पूरा कर ले और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ हार्म ना करे, ठीक है। यानी कि सॉइल की क्वालिटी ख़राब ना करे, पॉल्यूशन ना हो, ठीक है, बाय प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके उसमें आ सकता है जो मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उस तरह से स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है, ठीक है। तो आइडिया आपको होना चाहिए कि व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज एंड व्हाट आर इट्स कोर प्रॉपर्टीज। तो कुछ कोर प्रिंसिपल हैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, यूज ऑफ रिन्यूएबल इनपुट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे एनर्जी जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, इस तरह के एनर्जीज का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विटी फॉर फार्मर्स, मतलब उनकी भी हिस्सेदारी बने, ऐसा ना हो कि फार्मर्स एट द एंड उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक है। रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड इमर्शन, कार्बन इमिशन पे फोकस करना, पॉल्यूशन कम करना। और एग्जाम्पल जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का वो आपका आ जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करोगे तो व्हाट आर द टेक्निक्स और कोर ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो उसमें ये इसके इम्पॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया। इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया यानी कि सिंचाई का क्या व्यवस्था इंडिया में रहा है, मैक्रो एंड वर्सेस माइक्रो। तो मैक्रो इरिगेशन की बात करें, मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा लेवल, ठीक है, माइक्रो मतलब स्मॉल यूनिट लेवल पे। तो अगर हम बड़े स्केल पे बात करें, बिग स्केल, बड़े स्केल पे बात करें तो कैनाल इरिगेशन और डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी नदी जा रही है, बड़ी नदी है, तो उसके ऊपर डैम बनाते हैं, नदी का पानी कलेक्ट करते हैं और फिर उस जो भी डैम है, डैम के पॉन्ड से या लेक से, वहाँ से वो एक रिवर जैसा पतला सा स्ट्रक्चर निकालते हैं जिसको हम कैनाल बोलते हैं, नहर बोलते हैं, ठीक है, कैनाल को। तो सपोज ये डैम बनाया इधर,
डैम से इधर पानी नदी का कलेक्ट किया, डैम के पीछे इकट्ठा होता है पानी, और फिर इसको कैनाल से निकाल दिया। और सपोज एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को दे रहा है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट को एक कैनाल सर्व कर रहा है पानी, तो लोग यहाँ से फिर छोटे छोटे नहर बना करके अपने खेतों में इस पानी को लेके जाते हैं। ठीक है। सोर्स क्या होता है? रिवर वाटर स्टोर इन अ लार्ज डैम। भाखरा नांगल डैम का एग्जाम्पल है यहाँ पे, कि रिवर के पानी को स्टोर किया जाता है डैम्स में, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू द नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। एडवांटेज क्या है? इरिगेट वास्ट एरिया, मतलब बहुत स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करता है। परमानेंट वाटर सप्लाई का एक सोर्स बन जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? कि बहुत सारा पानी इससे लॉस होता है। ठीक है, लॉस होता है मतलब इतने बड़े लेवल पे आप पहले तो पानी को कलेक्ट कर रहे हो पॉन्ड में, डैम के पॉन्ड में, देन उससे फिर आप नहर निकाल रहे हो, तो बहुत सारा पानी इवोपोरेट हो जाता है, भाप बन करके उड़ जाता है, और या फिर सीपेज हो जाता है। सीपेज हो जाना मतलब जमीन के अंदर चले जाना। जमीन पानी सोखती है, तो वो सपोज ऊपर नहर जा रहा है इधर आपका, और नीचे सीपेज भी होता जा रहा है, तो पानी का जो क्वांटिटी है वो कम होता है ओवर द टाइम। ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा जो हेड वाले रीजन में, सपोज डिस्ट्रिक्ट्स हैं या विलेजेस हैं, तो इनको ज़्यादा पानी की सप्लाई मिलेगी, इधर पानी जाते जाते बहुत कम हो जाएगा, तो पानी का इशू आएगा। ठीक है, कि सूखा पड़ गया होता है। हाई कॉस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शन, बहुत कॉस्ट भी लगता है जब डैम बना रहे हैं, तो बहुत रिहेबिलिटेशन का इशू आता है, बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, गांव के गांव चले जाते हैं। ठीक है। फिर कैनाल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो पूरा कैनाल, मतलब मैन पावर लगती है, कैनाल बनाते हैं, डैम बनाते हैं, बहुत सारा लेबर लगता है, तो हाई कॉस्ट और डिस्प्लेसमेंट इशू भी इस सिस्टम के साथ इंक्लूडेड है। ठीक है। ये तो हो गया आपका मैक्रो इरिगेशन सिस्टम। माइक्रो लेवल पे बात करें तो स्मॉल स्केल पे बहुत ही इफ़िशिएंट वाटर डिलीवरी सिस्टम बनता है। तो कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन का। स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है कि वाटर स्प्रे किया जाता है थ्रू नोजल, लाइक रेनफॉल के तरीके से किया जाता है, जिससे कि पानी बल्क में आप नहीं दे रहे हो ज़्यादा। अगर आप सपोज पेड़ों को पानी दे रहे हो, पाइप लगा करके बल्क में पानी दे रहे हो, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं प्लांट्स। ठीक है। बाकी का पानी क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप स्प्रिंकलर इन इरिगेशन यूज़ कर रहे हो, तो वो रेन की तरह फॉल होता है और इनफ टाइम मिलता है सॉइल को वाटर एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है। वाटर का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि इकट्ठा से पानी आ गया। फॉर एग्जांपल ये आपका पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ के अराउंड आप पानी दे रहे हो, तो जब आप इसमें पाइप लगाते हो तो आप इकट्ठा बहुत सारा पानी दे रहे हो, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि सॉयल आपका इनफ वाटर होल्ड कर पाए, और पानी बह जाता है इधर से। ठीक है। लेकिन अगर आप स्प्रिंकलर यूज़ कर रहे हो तो इसको धीरे धीरे पानी मिलता रहता है, सॉयल भी उसको परकोलेट करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, और ट्री भी धीरे धीरे सप्लाई लेता रहता है उससे। ठीक है। तो इनफ टाइम मिलता है और लॉट ऑफ वाटर वेस्टेज बच जाता है हमारा। ठीक है। बेस्ट फॉर सैंडी सॉइल, अनइवन लैंड। प्रोस क्या? यूनिफॉर्म वाटर एप्लीकेशन होता है, वाटर का बचत होता है। और निगेटिव पॉइंट यही है कि थोड़ा सेटअप करना कॉस्टली पड़ता है, इवोपरेशन लॉस हो सकते हैं अगर हॉट रीजन है तो। ठीक है। ड्रिप या ट्रैकलर इरिगेशन। ट्रैकलर, इसमें क्या करता है कि वाटर ड्रिप स्लोली एट द रूट जोन, रूट जोन पे पानी जाता है। फॉर बेस्ट, इन तरह के प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है एरिड एरियाज में, जहाँ पे पानी सॉइल जो है थोड़ा वो सैंडी टेक्सचर का है, तो वहाँ के लिए ये बेस्ट होता है। प्रोस क्या है इसका? पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैक्सिमम वाटर एफिशिएंसी होती है, और इससे वीड का ग्रोथ कम होता है। मतलब अगर अननेसेसरी पूरा लैंड पे पानी नहीं जा रहा है तो वीड ग्रोथ कम होता है। ठीक है। वीड यानी कि यूजलेस या अननेसेसरी जो आपके ग्रासेस उग जाते हैं ना, घास उग जाते हैं, जैसे क्या नाम है उसका,
कार्नेमा कैनेडा समथिंग, मैं भूल रही हूँ, ठीक है, वीड। तो वो जो घास होते हैं यूजलेस वाले, उनका रिडक्शन होता है। निगेटिव पॉइंट्स ये है कि क्लॉगिंग इशू आ जाता है और ये भी बहुत एक्सपेंसिव है इंस्टॉल करना। डग वेल्स क्या होता है? ट्रेडिशनली हैंड डग, नाउ मोटराइज्ड पंप्स। पहले तो हाथ से गड्ढा खना जाता था, बट अब मोटराइज्ड पंप्स यूज़ किया जाता है। वहाँ उस जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे ग्राउंड वाटर थोड़ा शैलो है और अवेलेबल है, ठीक है। लोकली कंट्रोल किया जाता है इसको, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये सीजनल लिमिट है और ओवर एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है इससे, ठीक है। दिस आर द सम ऑफ द ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन इंडिया, और इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है कि कितने टाइप के ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं, किस रीजन में क्या पाया जाता है, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, किस लिए ये सुटेबल होता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बना हुआ है, हमने PYQs में देखा था, आप इसको देख लेना और थोड़ा याद कर लेना। इसमें से इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा था, ये पूछा था, ये पूछा था, ये भी पूछा था, तो एक ही दो तो बचे हैं, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, फीचर्स ऑफ प्री कॉलोनियल एग्रीकल्चर इन इंडिया। मतलब कॉलोनाइजेशन के पहले की बात जब होती है इंडिया में, तो क्या फीचर्स थे इंडियन एग्रीकल्चर का, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं कि थोड़ा नेचुरल बेस्ड फार्मिंग होता था, ठीक है। मतलब छोटे एरिया के लिए, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए लोग फूड कंज्यूम करते थे, और थोड़ा मोड़ा जो बच गया वो ट्रेड कर लिया, इस टाइप का। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम होता था, सॉयल का हेल्थ मैनेज किया जाता था, सॉयल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। सीड की डाइवर्सिटी थी, यूज़ ऑफ इंडिजिनस सीड वैरायटीज़, मतलब लोकल या नेटिव सीड्स यूज़ करते थे, ठीक है, टू लोकल क्लाइमेट। मतलब उस पर्टिकुलर लोकल क्लाइमेट के लिए जो सुटेबल प्लांट होगा उसको लगाते थे, और अपने वहाँ के नेटिव सीड्स का यूज़ करते थे। इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था कि सपोज बासमती राइस है, ठीक है, बासमती राइस इतना फेमस हो गया है, तो अब लोग हर जगह वही खा रहे हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो लोकल जो राइस वैरायटीज़ है उसको हटा करके बासमती ज़्यादा ग्रो किया जाएगा, ठीक है। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पहले के टाइम में जो भी वहाँ लोकल क्रॉपिंग फार्मिंग होती थी वही वो लोकल लोग खाते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पंजाब में सरसों का साग, मक्के दी रोटी फेमस है, तो वो क्यों फेमस है? क्योंकि वो वहाँ का लोकल फूड है, वो वहाँ पे उसकी खेती की जाती है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे लोग वहीं खाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से पहले का सिस्टम काम करता था बिफोर कॉलोनाइजेशन। प्रिजर्व्ड एग्रो बायोडाइवर्सिटी एंड रिस्क रेजिलियंट, तो रिस्क ज़्यादा नहीं होता था, नेचर को, इकोसिस्टम को कोई भी हार्म नहीं होता था, तो इट वाज अ काइंड ऑफ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। बट हमारे पास ये भी कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम फूड को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, कि हमारा फूड सरप्लस हो और उसकी ट्रेडिंग की जाए, तो ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था। लोकल लेवल पे लोग अपना उगाते थे, खाते थे, मज़े करते थे, इस टाइप का, ठीक है। फिर उसके बाद आया कॉलोनियल इन्फ्लुएंशियल ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस तरह आया, कंपैरेटिव स्टडी, प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल। तो अब ये सब मुझे लग रहा है कि इतना हम डिस्कशन कर चुके हैं कि आप इस पिक्चर को क्लियरली आप देख पाओ, है ना। इसमें भी वही सारी बातें हैं, बट ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं इसको कि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस इस तरह से रहा कि अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम वो लेकर आए, जिससे कि प्रेशर बढ़ गया फार्मर्स के ऊपर, उनको टैक्स पे करने का, कि अगर वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना टैक्स लगेगा। तो जब प्रेशर पड़ गया तो वो क्या करने लग गए, ऐसे क्रॉप उगाने लग गए जिससे कि
मतलब ये उनकी टेक्निक थी एक तरह की कि इनको टैक्स का प्रेशर दो सो दैट ये इस तरह के क्रॉप्स उगाएं कॉटन वॉटन टाइप का जिसका वो एक्सपोर्ट कर सकें बाहर। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह के कैश क्रॉप्स अगर वो उगाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स वेस्टर्न वर्ल्ड को उसको एक्सपोर्ट करेंगे और उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन होएगा, क्योंकि वो जो टाइम था कॉलोनियल एरा जब इंडिया में था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उधर चल रहा था तेज़ी से। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अपने कॉलोनीज को ये प्रेशराइज करते थे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स कंजप्शन के लिए। ठीक है, रिसोर्स कंजप्शन के लिए अपने कॉलोनीज को यूटिलाइज करते थे। इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनी, तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर था डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से टैक्सेशन लगा करके डी वैल्यूएशन करके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को। तो लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि ये जो कर रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर ये कॉफ़ी उगवा रहे हैं, ये अफीम उगवा रहे हैं या फिर कपास उगवा रहे हैं, तो ये वैल्यूबल है। लोगों के दिमाग में ये आ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया और उससे उन्हें पैसे मिलने लग गए जिससे कि वो टैक्स पे कर सके इनको। तो ये कॉलोनियल इन्फ्लुएंस इस तरह का आया। फिर जब आप इस चीज़ को कंपैरिजन करोगे तो पहले तो अपने सर्वाइवल के लिए लोग खेती करते थे, फार्मिंग करते थे, लेकिन जब कॉलोनी बन गया इंडिया तो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब कॉलोनियल चला गया, फोर्स चला गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी फूड सिक्योरिटी के रीज़न से खेती होने लगी। क्रॉप्स की बात करें तो पहले डाइवर्स फूड क्रॉप्स होते थे कॉलोनियल टाइम में, कैश क्रॉप्स। फिर उसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटीज़ वीट राइस पे फोकस किया गया। स्मॉल मैनेजमेंट की बात करें तो ये प्री कॉलोनियल एरा में कम्युनिटी मैनेज्ड करती थी। कॉलोनियल एरा में लैंड लॉर्ड डोमिनेंट मतलब ज़मींदारी वाला सिस्टम आ गया। फिर पोस्ट कॉलोनियल में रिफॉर्म अटेम्प्ट किया गया। ठीक है, फार्मर्स की ऑटोनॉमी की बात करें तो ये ऑटोमेटेड था, मतलब पूरा फार्मर विल के ऊपर बेस था। ये रिफॉर्म्स जिस तरह का नॉर्म्स वो करेंट गवर्नमेंट लाती थी उस तरह से काम होता था। और ये इनकॉनिकल फॉर स्मॉल फार्मर्स, इस तरह का ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। ठीक है, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जहाँ पे नीड था इंक्रीजिंग बेसिक नीड्स का, फूड डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो बेसिक प्रिंसिपल जो थे ग्रीन रिवॉल्यूशन में वो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ थी, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का यूज़ करना, मोनोक्रॉपिंग का काम होने लगा। फिर इसका इम्पैक्ट भी ये दिस आर द सर्टेन इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर केम इनटू पिक्चर जहाँ पे क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया और पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करी गई। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट भी आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, जैसे उसको प्रॉपर स्टोर करना, फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स यूज़ करना कि ताकि आपका जो फूड है वो ख़राब ना हो। ठीक है, लो और हाई टेम्परेचर प्रिजर्वेशन की बात, ड्राइंग, कैनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें भी पोस्ट हार्वेस्ट आता है पिक्चर में। ठीक है, फिर फूड ऑडल्ट्रिएशन और एडिटिव्स में क्या डिफरेंस है, क्या करते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है आपका। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कुछ रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे हम, कुछ केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।